हाय फ्रेंड्स, लगातार एफआईआईज द्वारा की जाने वाली सेलिंग से स्टॉक मार्केट में लगभग बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो रेड में नजर आ रहा है। क्या आपका भी रेड में नजर आ रहा है? तो आपका सवाल मन में यह होगा कि भाई क्या यह सेलिंग खत्म होने वाली है? क्या यहां से मार्केट एक रिवर्सल लेके अप ट्रेंड शुरू कर सकता है? और कोई ऐसे कारण है क्या जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और वहां पर आगे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? दोस्तों, अगर आपके मन में इसी प्रकार के बहुत से सवाल आते रहते हैं तो मैं आपको कहूंगा यह वीडियो आपके लिए काम में आएगा, क्योंकि हम बात करेंगे आज एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सितारे की। नाम है दोस्तों संवर्धन मदरसन, और आज हम देखेंगे कि इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या कहते हैं और क्या ये एक लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बनने को तैयार है, और साथ में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत ये कंपनी क्या वर्ल्ड वाइड एक बड़ी एमएनसी के तौर पे तैयार हो रही है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे। लेट्स बिगिन। दोस्तों, बात करेंगे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो हमने देखा कि जिस तरह से सर्विसेज सेक्टर ने अपना एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया, जिसमें इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, उस टाइप की कंपनीज काफी लंबे समय तक ग्रो करती आई, कई दशकों तक। लेकिन उसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं हो पाई। तो इंडिया के पास अब यह मौका है कि मैन्युफैक्चरिंग में हब बनने का, क्योंकि चाइना अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के साथ में स्ट्रगल कर रहा है। वहां रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह से फंसा हुआ है। साथ में गवर्नमेंट ने स्टिमुलस बार बार दिए, उसके बाद भी वहां का कंजम्पशन ऊपर नहीं जा रहा है। इसलिए क्या इंडिया के लिए एक मौका है कि मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड वाइड लीडर बन सके? चलिए जानते हैं संवर्धन मदरसन के एनालिसिस के साथ साथ। दोस्तों, यहां पर हम पहले संवर्धन मदरसन जो है उसके लेटेस्ट रिजल्ट्स को डिकोड करें, उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। हालांकि पहले भी इस पर हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपको एक मोटा मैं इस बारे में बता दूं कि यह कंपनी ऐसी खास क्यों है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यह जरूर मैं बता दूं दोस्तों कि यह किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा एक ऑनेस्ट एनालिसिस और ऑनेस्ट एनालिसिस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें कोई बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च करके ही स्टॉक मार्केट में डिसीजन लिया कीजिए, वही सही रहेगा। चलिए, इसके साथ में अब जो बात कर रहे हैं हम लोग संवर्धन मदरसन की, तो देखिए ये क्यों खास बात है, इसमें क्या खास बात है कि पहली चीज ये है दोस्तों कि ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग जो ऑटो एंसिलरी सप्लायर है वो है, और ये दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज जो है, जो भी ऑटो सेक्टर में, उन सबको पार्ट्स बना करके सप्लाई करती है। खास बात दोस्तों इसकी ये है कि इसने ना अलग अलग जगह अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। कहने का मतलब है कि देखिए, आपने अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले क्रिसन्स के वीसीआर आया करते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स, या फिर कोडेक के कैमरा आते थे, ठीक है। तो आपने देखा कि उन कंपनीज ने अपने आप को रिनोवेट नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, और वो वही चीज बनाते रहे जो पहले से बना रहे थे, जिसकी डिमांड कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी कंपनियां खत्म होती गई। बहुत सारी तमाम कंपनियां आप देख सकते हैं, एसटीडीओ पीसीओ मशीन्स बनाने वाली कंपनीज वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि संवर्धन मदरसन की एक अच्छी बात क्या है, ये इनोवेटिव है, यानी ये मार्केट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि ये कार्स की वायरिंग बनाने का काम करती है। कार्स में जो वायर्स लगते हैं ना, अंदर की सारे वायर्स, तो इन्होंने वायरिंग पे काम किया। विजन सिस्टम, यानी जो पीछे बैक व्यू मिरर लगता है, आप देखते हो ना पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, या साइड व्यू मिरर लगते हैं, वो इन्होंने बनाया। फिर देखा कि कार्स के अलावा इसमें और भी व्हीकल्स में जो पॉलीमर के जो अंदर के जो इंटीरियर्स लगते हैं वो भी इन्होंने बनाने शुरू किए। अब यहां इन्होंने देखा कि मार्केट में ऑटो सेगमेंट जो है ना वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ पिछले क्वार्टर के आसपास। वो आपने देखा भी कि ऑटो सेल्स वर नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ द लोअर डिमांड। अब संवर्धन मदरसन ने क्या स्मार्टली खेला कि उन्होंने इस दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, खासतौर पे जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है, उसके कंपोनेंट्स में, उसमें भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ऑटो इंडस्ट्री से अच्छा रेवेन्यू नहीं आएगा तो कोई दूसरा बिजनेस ढूंढो।
और दूसरे बिजनेस में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसमें अपना बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया और आज ये स्मार्टफोन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब ये आने वाले दिनों में ये और नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करके और बहुत बड़ा ग्रुप बनने के लिए एक एग्रेसिव सोच से आगे बढ़ रही है। तो ये मैनेजमेंट का की एक्टिवनेस को दिखाता है। अब देखिए ये क्या करती है कंपनी, विजन सिस्टम बनाती है, जो मैंने बताया कि पीछे जो बैकव्यू मिरर लगते हैं वो होते हैं, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, तो आगे जो डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं गाड़ियों के अंदर वो मैन्युफैक्चर करती है, मेटल प्रोडक्ट्स, तो जैसे आपके कंपनी के गाड़ियों के कार्स के जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो जिनसे झटके नहीं लगते हैं, मेटल कंपोनेंट्स होते हैं, असेंबलीज होती है, वो सब बनाती है, और साथ में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी सॉल्यूशंस ये देती है। इसके अलावा दोस्तों इनका रिटेल एंड सर्विसेज ये भी एक सेगमेंट है, यानी ये B2B सप्लाई में है, यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स एंड एंगेजिंग इन डायरेक्ट सेल्स एंड सर्विसेज टू द एंड कस्टमर्स, मतलब कि एंड कस्टमर्स को भी सप्लाई करती है। तो ये वो हर काम कर रही है जिससे इनका बिजनेस बढ़ सके। एरोस्पेस में भी कंपनी अपना जगह बना चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आप देखिए ये बहुत एग्रेसिव है, मतलब ये शांति से बैठने वाले नहीं है कि भाई धंधा चल रहा है जैसे चलने दो, ये आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। और उसी का नतीजा है कि 2002 से अब तक 25 बड़े एक्विजिशन ये कर चुके हैं, यानी 25 साल में 25 एक्विजिशन। ठीक है, कहां कहां पर इनका बिजनेस है तो आप देख सकते हैं इनकी 270 फैसिलिटीज है और 41 कंट्रीज में है। पूरी दुनिया में 200 से ऊपर कंट्रीज है, तो उसमें से 41 कंट्रीज में संवर्धन मदरसन प्रेजेंट है। 89% रेवेन्यू जो आता है वो इनका बाहर से ही आता है। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी से 21 अगर देखा जाए बाइफर्केशन, तो सबसे ज्यादा जर्मनी से 21%, यूएसए से 15%, चाइना से 11%, इंडिया से सिर्फ 10.8%, फ्रांस 6%, मैक्सिको 5%। ये इनका बिजनेस का जो सेगमेंट बाइफर्केशन है वो है। अब आपने एक चीज देखी यहां ना, एक बड़े सोचने वाली बात है, जब आप कोई न्यूज देखते हैं मार्केट में तो आप यही सोचते हैं ना कि भाई ये इंडिया की बात हो रही है, भाई संवर्धन मदरसन इंडिया की कंपनी है, तो इसके हिसाब से अगर कोई इंडिया की न्यूज इस कंपनी की आती है तो आपको लगता होगा ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आपने देखा कि 100 में से सिर्फ 10 रुपए का धंधा इनका इंडिया से आ रहा है, 90 रुपए का बिजनेस इनका बाहर से आ रहा है। इसका मतलब इंडिया में अगर डिमांड कम भी हो तो इनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पर इनके कस्टमर्स देखें तो देखिए मर्सिडीज बेंज इनकी कस्टमर है, ऑडी, वॉक्सवैगन, आपकी पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, रेनो, मारुति सुजुकी, यानी जितनी भी वर्ल्ड में जो जितने टॉप ऑटो सप्लायर्स है, ऑटो मेकर्स हैं, वो सारे इन्हीं के ग्रुप के मतलब इन्हीं के क्लाइंट्स हैं। और अधिकतर जब आप देख रहे हैं जर्मनी को हम लोग टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप पर मानते हैं और सबसे ज्यादा ये सप्लाई अपने प्रोडक्ट्स को जर्मनी में करती है, इससे भी पता पड़ता है कि कंपनी एक अच्छे खासी एक पकड़ बना चुकी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब जरा इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स को डिकोड करते हैं, और उसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों ये इनका कंपनी की जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स है वो जरा बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पर पूरा ऑटो सेक्टर डाउन था पिछली बार, मतलब पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में पूरे ऑटो सेक्टर में चैलेंज थे, वहीं पर संवर्धन मदरसन का रेवेन्यू बढ़ा है 8% से, एबिटा बढ़ा है 13% से, और पैट बढ़ा है 20% से। बहुत सारे दोस्तों के मन में यह सवाल होता है कि सर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और क्यों है। तो देखिए सबसे ऊपर रेवेन्यू यानी सेल्स तो जरूरी है ही है, उसके बिना तो आप क्या ही कर लोगे, लेकिन पैट, अधिकतर लोग आपको पैट के बारे में बोलते हैं कि भाई पैट जरूर देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो डिटरमाइन करता है कि फाइनल चीज क्या है। दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप बिना मिलावट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमेशा नजर एबिटा पे रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि एबिटा ना ऑपरेशनल प्रॉफिट मान सकते हो आप उसे, उसमें ना इंटरेस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना टैक्सेस का है, ना कोई और चीज है। वो सेल करा, माल बनाया, उसको बेचा, और उससे जो पैसा आया उसमें से खर्चा निकाल दिया अपना, मोटा मोटा जो प्रोडक्शन का खर्चा है, तो जो बचेगा दैट इज एबिटा। तो ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। सो एबिटा मार्जिन अगर ग्रो हो रहे हैं दैट मींस इट इज गुड। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए सारे बिजनेस के सारे नंबर्स आप देख सकते हैं यहां पर कि इनकी ओवरऑल जो ये ग्राफ है स्टेबल टू हायर साइड में है। अगर आप ये देखें तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स जो है वो यहां पर ये कंटिन्यूसली बढ़े हैं,
ये 22.2 थे 3 थे और वहां से 23.9 तक पहुंचे हैं। अगर आप देखें सभी जगह पे कंट्रीज के हिसाब से ईवी एंड हाइब्रिड्स में इनका कैसा बिजनेस रहा है, तो देखिए ग्रीन कलर की लाइन बता रही है ईवी को और ब्लू कलर की लाइन बता रही है हाइब्रिड को। तो आप यहां देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू यूरोप में आप देखेंगे तो यहां पे हाइब्रिड का फैशन ज्यादा फास्ट है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में दोनों में बराबर सी ग्रोथ है ऑलमोस्ट, ठीक है। जबकि इंडिया में आप देखेंगे तो यहां पर भी हम लोग हाइब्रिड जो है उसमें सेल्स ज्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू आर जो ईवी है उसमें। और ईवी के अपने चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। चाइना में आप देखें तो लगभग दोनों लाइंस बराबर सी चल रही है, बट स्टिल हाइब्रिड इज मेकिंग मोर सेंस। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइब्रिड जो जो ईवी है, ईवी के अपने चैलेंजेस है। क्योंकि सबसे पहली बात तो बैटरी स्टोरेज का चैलेंज है कि आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की बैटरीज आसानी से नहीं है, या फिर वो बहुत महंगी कार्स में मिलती है। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको अगर आप पेट्रोल कार से जा रहे हो तो आपको हो सकता है 10-20 किलोमीटर में पेट्रोल पंप मिल जाए हर जगह पे, लेकिन अगर आप ईवी लेकर के जा रहे हो, सपोज करो 100 किलोमीटर के आसपास में कोई है ही नहीं ऐसा चार्जिंग स्टेशन, तो आपको एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इसलिए ईवी की ग्रोथ एज कंपेयर टू हाइब्रिड स्लोअर है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो अभी खैर ये वीडियो उस पर बात करने का नहीं है। यहां हम देखें तो देखिए कंपनी के रेवेन्यू में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये 8% की ग्रोथ है, और रेवेन्यू ग्रो होने से ज्यादा एबिटा का ग्रोथ है, ठीक है। और बाद में आपका पैट का भी ग्रोथ है। तो आप देखिए 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू से 27,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ। 27,000 करोड़ के रेवेन्यू में से आप ये देखिए 2700 करोड़ रुपए का इनका एबिटा मार्जिन हुआ। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां आप 27,000 का लगभग 10% 2700 होता है, तो आपको देखते ही लग जाएगा कि 10-12% के आसपास रेवेन्यू होगा, ये एबिटा होगा। और आप देख सकते हैं एबिटा में पिछले मुकाबले में इस बार ग्रोथ है 13% की, यानी ये कंपनी 10% मार्जिन पे काम करती है। ये ऐसे फिगर्स की कैलकुलेशन आपके हाथों हाथ होनी चाहिए अगर आप एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं। थर्ड है दोस्तों पैट, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 20% की ग्रोथ है, तो ये एक अच्छा नंबर है कुल मिलाकर के। और आप यहां देखेंगे ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि कंपनी बिजनेस तो अपना ग्रो कर ही रही है, लेकिन साथ में अपनी जो डेट है उसको भी कम कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवरेज जो है, लेवरेज का मतलब होता है कि कितना इसके पास कर्जा इसने ले रखा है। तो लगातार आप देखिए लेवरेज रेशियो जो है वो 2 से कम होके 0.9, यानी आधे से भी कम डेट इनके ऊपर रह गया है। तो डेट टू एबिटा जो है वो 0.9x, कहने का मतलब लगातार कंपनी अपना डेट को कम कर रही है। तो भाई अगर डेट कम कर रही है तो फिर कैपेक्स भी कम होना चाहिए, यानी कि इनको नया जो फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, नए प्लांट्स लगा रहे हैं, वो भी कम होने चाहिए। तो क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? तो यहां आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये पिंक कलर की जो बिल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं FY24 के बाद में भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हालांकि लास्ट के 2-3 क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर है, बट फिर भी ये पहले 23 के मुकाबले में ज्यादा है। तो कर्जा कम किया। अब देखो मेरी ना लॉजिक को आप समझिएगा, कंपनी कर्जा कम कर रही है तो फैक्ट्रियां खोलने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, लॉजिक आप खुद लगाइए कि कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, तो उससे क्या होता है, इसको कर्जा चुकाने में मदद मिल रही है, और उस आने वाले प्रॉफिट से ये बिना एक्स्ट्रा लोन लिए हुए, डेट लिए हुए भी अपनी केपेक्स कर सकती है। सो दोस्तों ये एक मोटा मोटा एनालिसिस है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये कंपनी मेक इन इंडिया के हिसाब से एक सही ट्रैक पे चलती हुई कंपनी नजर आ रही है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए बिजनेस डिवीजन से आप देखें तो ये वायरिंग हार्नेसेस में काम करते हैं। हालांकि इसके लिए इनकी अलग से कंपनी है जो संवर्धा मदरसन वायरिंग के नाम से है। दूसरी विजन सिस्टम्स जो बैक व्यू मिरर्स है, साथ में आपके जो डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं, इंटीग्रेटेड असेंबली, वही चीज़ है सारी। उसके अलावा आप देख सकते हैं लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है ये, गाड़ी की लाइटें बनाती है। प्रिसिशन मेटल्स वो भी काम करती है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एरोस्पेस में भी है, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन देती है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर में भी है, और सर्विसेज में। ये सारे इनके डिविजन्स हैं और ये सारे इनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनमें ये कंटिन्यूसली ग्रो करती आ रही है। अगर हम लेटेस्ट ये पिंक कलर का जो डेटा है इसमें आप ध्यान दें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे आप कि इनकी वायरिंग जो हार्नेस है उसमें इनका 11% से ज्यादा की ग्रोथ है, और इमर्जिंग बिजनेसेस में इनकी 13% की ग्रोथ है, और इंटीग्रेटेड असेंबलीज में इनकी 13% की ग्रोथ है।
लेकिन सबसे कम ग्रोथ कहां है दोस्तों, वो है 8% मॉड्यूलर एंड पॉलीमर प्रोडक्ट से। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इस कंपनी का ऑटो से ज्यादा इमर्जिंग बिजनेसेस पे इनका फोकस है। क्यों? क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन आया तो इन्होंने इमर्जिंग बिजनेसेस में अपना काम करना, फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल ऐसे तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, बट आप यहां पर मोटा मोटा देख सकते हैं कि यहां आप कंपेयर कर सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ है 8%, एबिटा में ग्रोथ है 13%, पीबीटी में ग्रोथ है और पैट में करीब करीब 20% की ग्रोथ है। ओके दोस्तों, तो ये एक एनालिसिस है जो संवर्धन मदरसन की तरफ से आपको मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद है इस फंडामेंटली आपको काफी क्लैरिटी इसमें वीडियो में मिली होगी और ये भी समझ में आया होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब खुल करके हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए सामने आ रही है। सो दोस्तों, ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। ये वीडियो जो दिखाया गया है इसमें सब कुछ मेरी पर्सनल रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ में, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।